अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डुअल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्किंग वगैरह बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। तो मैं आज एग्जांपल सॉल्व करूंगा 4.2.1 बुक की। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझाना, तो मैंने अपने नोट्स बनाए, तो वहाँ से आपको समझाता हूँ। तो एग्जांपल 4.2.1 मैक्सिमाइजेशन का हमें एक केस दिया हुआ है जिसमें है z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 12x2 प्लस 4x3 और कांस्टेंट 1 दे दिया है, कांस्टेंट 2 दे दिया है और हमें वेरिएबल्स दे दिए हैं कि सारे नॉन नेगेटिव है। तो ये y1 y2 का आप इग्नोर करना है। अगर आप वीडियोस वगैरह अगर आपने लास्ट और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी मेरी, जिसके अंदर एक तो था कि इंट्रोडक्शन टू डुअलिटी और सेकंड था जिसके अंदर मैंने सारे केसेस डिस्कस किए हैं, तो वो आप लाजमी देख के आए हैं। तो तब आपके लिए आसानी होगी कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो अभी के लिए y1 y2 को आप इग्नोर कर देंगे, कुछ नहीं है। आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो यही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बस। तो यही मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करना है। सॉरी। अब डुअल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि प्राइमल इक्वेशन के साथ ना मैंने डुअल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा दी, यानी कि इक्वेशन 1 के साथ जो है ना मेरा y1 डुअल वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है, और इंट्रोड्यूस करवाया, और सेकंड इक्वेशन के साथ मैंने y2 इंट्रोड्यूस करा दिया। तो सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल का किस तरीके से बनता है, वो बनता है जो प्राइमल कांस्टेंट की राइट हैंड साइड है ना, उन सब का सम, यानी कि 10 कौन सा वेरिएबल डुअल वेरिएबल इस इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि y1, यानी कि इन सब के साथ y1 मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ इन सब के साथ y2 मल्टीप्लाई हुआ है, इन शॉर्ट। तो ये 10y1 प्लस 8y2 हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल का, उसको हमने w से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये मिनिमाइजेशन का हो गया, मैक्सिमाइजेशन का हो गया, ये किस तरीके से पता चलता है, ये हमें प्राइमल बताता है। प्राइमल के अंदर अगर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो हमने उसका उल्ट कर देना है। मैक्सिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन आ जाएगा, अगर यहाँ पे मिनिमाइजेशन होता है तो यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन आ जाता है। अब जिस तरह यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का केस है प्राइमल में, तो हमारे डुअल में वो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमने डुअल की कांस्टेंट बनानी है, वो किस तरीके से बनानी है। दूसरी बात कि हमारे पास डुअल में कितनी इक्वेशंस बनेंगी, वो इक्वेशंस किस तरह पता लगेगा, ये जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स हैं यानी कि 3 इक्वेशंस बनेगी। और डुअल वेरिएबल्स कितने इंट्रोड्यूस होंगे, वो नंबर ऑफ कांस्टेंट होता है, प्राइमल कांस्टेंट कितनी है, 1 2 2 है, तो इसलिए हमारे पास 2 ही डुअल वेरिएबल्स आए हैं। तो इक्वेशन डुअल की जो डुअल में जो फर्स्ट कांस्टेंट बनेगी वो कोरस्पॉन्डिंग होगी x1 के कोएफिशिएंट के साथ। हमने कॉलम वाइज देखा है, इस तरीके से देखना है। x1 के कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि y1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पे y2 मल्टीप्लाई है, यानी कि y1 प्लस 2y2 हमने लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे आके y1 प्लस 2y2, इस साइन को इग्नोर करें और वो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन का प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो x1 का ऑप्शन है वो आ जाएगा, यानी कि 5 आ गया हमारे पास। अब ये साइन किस तरीके से आया, अब ये साइन इस तरीके से आया, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझ नहीं आया होगा किस तरीके से आया। लास्ट वीडियो अगर आप केसेस वाली वीडियो देख लें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये साइन वगैरह किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे आपने साइन देखने के लिए इन वेरिएबल्स को देखना होता है, यानी कि x1 x2 x3। अब ये वाली जो इक्वेशन हम बना रहे हैं ये हम x1 के कोएफिशिएंट से बना रहे हैं ना, यहाँ से भी x1 का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे से भी। यानी कि ये पूरी इक्वेशन x1 वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है। तो x1 हमने देखना कि वेरिएबल जो है वो डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल। तो वेरिएबल डिजायरेबल कब होता है, जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अनडिजायरेबल होता है जब वो लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये यहाँ पे मैंने रूल्स भी आपको मैं दोबारा से शो कर देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, ये याद करना है आपने सारे रूल्स, तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे कि प्राइमल को डुअल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वो डिजायरेबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल यानी कि x1 है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो यानी कि x1 डिजायरेबल है। जब वेरिएबल डिजायरेबल है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड इक्वेशन है तो वो भी डिजायरेबल होनी चाहिए। तो वो हमने देखने के भाई डुअल में मिनिमाइजेशन का केस है, मिनिमाइजेशन, तो मिनिमाइजेशन के केस में जाएगा, मिनिमम का केस है तो डिजायरेबल कब होगी, जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगी हमारी इक्वेशन। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया। सिमिलरली
इक्वेशन 2 बनाते हैं हम डुअल की, जो कि बनेगी सेकंड जो हमारे पास वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से, जो कि x2 है, यानी कि 2y1 माइनस y2 लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, राइट हैंड साइड पे यहाँ से प्राइमल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 का कोएफिशिएंट है 12, तो 12 आ गया। अब ये साइन किस तरह आया, सेम टू सेम वही जिस तरह अभी मैंने बताया। हमने इसके रिस्पेक्टिव हमने वेरिएबल देखना कि ये इक्वेशन किसके एसोसिएटेड किसके साथ रिलेटेड है, तो वो है हमारे पास x2 है, क्योंकि x2 के कोएफिशिएंट से बनी है। तो x2 हमने देखा कि वेरिएबल जो है x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x2 डिजायरेबल है। जब वेरिएबल डिजायरेबल है तो उसके रिस्पेक्टिव जो इक्वेशन बन रही है वो भी डिजायरेबल होनी चाहिए। तो मिनिमम का केस है, मिनिमाइजेशन के केस में डिजायरेबल डुअल की इक्वेशन बना रहे हैं, तो हमने डुअल का वो लेना है केस, ना कि हम प्राइमल का केस ले रहे हो। जब हम प्राइमल की देख रहे होंगे वो आगे जाके आपको पता चलेगा कि कब हमने प्राइमल की देखनी, तो तब हमने प्राइमल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का केस है वो लेके डील करना है। तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन का, तो मिनिमाइजेशन में कांस्टेंट हमारी डिजायरेबल कब होती है, जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो इस वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। और सिमिलरली x3 के अब हम कोफिशिएंट से थर्ड इक्वेशन बनाएंगे, तो y1 प्लस 3y2, और लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, राइट हैंड साइड पे 4 आ गया, यहाँ से x3 का कोफिशिएंट आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। और ये साइंस सेम वही है कि हम वेरिएबल x3 के एसोसिएटेड है, तो हमने x3 देखा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये x3 डिजायरेबल है। जब वेरिएबल डिजायरेबल है तो उसके साथ जो इक्वेशन एसोसिएटेड है तो वो भी डिजायरेबल होनी चाहिए। तो वो कब होगी, मिनिमाइजेशन का केस है डुअल में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आएगा, तो वो डिज़ायरेबल होगी। तो ये मतलब कि यहाँ से ही ये चीज़ें मैंने याद रखी हैं, इस यही चीज़ आप याद रखें तो आपके लिए आसानी होगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने y1 y2 जो है इनको बताना कि भैया ये नॉन नेगेटिव है या अनरिस्ट्रिक्टेड है। वो किस तरीके से पता चलेगा। हमने देखा कि भैया मैंने आपको कहा था कि y1 जो इक्वेशन 1 के साथ एसोसिएटेड है, y2 हमारे पास इक्वेशन 2 के साथ है। अब हमने इसमें प्राइमरी इक्वेशंस को देखना है। y1 का कहाँ से पता चलेगा, हमने इक्वेशन 1 के साथ है, प्राइमल की इक्वेशन 1 के साथ एसोसिएटेड है। तो हमने देखा भैया प्राइमल के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का केस क्या है, मैक्सिमाइजेशन का, और हमारे पास कांस्टेंट जो है ये लेस देन इक्वल टू है। मैक्सिमाइजेशन के केस में अगर लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट हो तो वो हमारे पास डिजायरेबल होती है। मैक्सिमाइजेशन के केस में कांस्टेंट अगर लेस देन इक्वल टू है तो वो डिजायरेबल है। यानी कि जब इक्वेशन डिजायरेबल है तो उसके साथ जो डुअल वेरिएबल एसोसिएटेड है तो वो भी हमारा डिजायरेबल होना चाहिए। तो y1 डिजायरेबल कब होगा, यानी कि वेरिएबल डिजायरेबल कब होता है, जब वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लिखा भी है, वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वो डिजायरेबल होता है। तो इसी वजह से y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा ये दूसरा हमारे पास y2 था, y2 हमारे पास प्राइमल के इक्वेशन 2 के साथ एसोसिएटेड था। हमने देखा भजन इसके अंदर है इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन का मैंने आपको बताया है कि जब इक्वल टू ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ ये कि अगर कांस्टेंट के अंदर इक्वल टू साइन है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड हमारे पास डुअल वेरिएबल होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। तो वही हमने लिख दिया कि भजन जब इक्वल टू साइन आ गया तो उसके साथ जो एसोसिएटेड डुअल वेरिएबल है वो y2 है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो भैया ये बन गया आपका प्राइमल से डुअल। अब आपने क्वेश्चन को आगे किस तरीके से सॉल्व करना, आपने क्या करना कि ये तो आपने डुअल बना दिया, अब आपने इसको छोड़ देना, ये आपने यहाँ पे छोड़ देना। अब आपने क्या करना, नाउ यूजिंग ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट, किस चीज़ के आपने प्राइमरी यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था आपने इसको लेना, ये वाली दोनों को इग्नोर कर देना। आप ये बस डुअल बनाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस कराए थे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया वही सेम एज इट इज़, ये वाला जो सारी चीज़ें थी वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कॉपी डाउन भी कर दी, कॉपी कर दिया, जिसमें मैक्सिमाइजेशन का केस है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट सारे लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि वही सिंपल, अब आपने एम मेथड लगाना है, एम मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटीज़ को सबसे पहले, अगर आपने प्लेलिस्ट में आपको एम मेथड नहीं पता तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो आपको एम मेथड के लेक्चर मिल जाएगा, वो अगर आप इससे पहले देखें तो आपके लिए बेहतर है। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर रहा है। तो हमने क्या करना है कि भैजन सबसे पहले तो हम एम मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भैजन इनइक्वालिटीज़ को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस स्लैग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो वही हमने किया कि इनइक्वालिटीज़ को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू होता है तो हमारे पास क्या आता है, स्लैग वेरिएबल आता है। स्लैग वेरिएबल होता है यानी कि प्लस s1 आएगा। तो प्लस s1 कर दिया, यानी कि x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस s1 इज इक्वल टू, ये स्लैग वेरिएबल s1 यहाँ पे इज इक्वल टू 10 कर दिया।
तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज नहीं थी, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं थी, तो हमने एज इट इज हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम कंसीडर करते हैं कि अब वो जो था ना इनिशियल फीसिबल सोल्यूशन वाला भी होता था कि बाजू का आपसे पूछ रहे कि भाईजान इनफीजिबल इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन क्या होगा। उसमें ये होता था कि भाईजान आपने जो बेसिक ओरिजिनल एक्चुअल वेरिएबल्स होते थे जो कि इस क्वेश्चन में आपका x1 x2 x3 है, इनको एज अ नॉन बेसिक कंसीडर करते थे और इसके अंदर वैल्यूज पुट करते थे और हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल या जो भी वैल्यूज आती थी वो बेसिक वेरिएबल हो। क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये हर लेक्चर में मैं करा के आता हूँ, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि भैया इसको हम इनिशियल फीसिबल सोल्यूशन भी कहते हैं। तो जब क्वेश्चन आता है पेपर में इस तरह के इनिशियल फीसिबल सोल्यूशन बताएं तो तब वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ पूछ ली है। तो भाईजान जब हमने ये x1 x2 x3 को हमने एज अ नॉन बेसिक लिया था, नॉन बेसिक लेने का मतलब है इनकी वैल्यूज़ को हमें जीरो पुट करना है। तो जीरो पुट किया था, s1 की वैल्यू तो आ गई 10 और जब इस इक्वेशन में पुट किया तो ये आ गई 0 इज इक्वल टू 8, यानी कि कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट होता तो ये इनवैलिड है। यानी कि सॉरी यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इनवैलिड आ रही है, इसमें मसला आ रहा था, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा इसमें। तो इसी वजह से अब हमने ये मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, वरना जिन बच्चों को पता था वो डायरेक्ट ही यहाँ पे ये लिख लेते हैं। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से किस वजह से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो अब हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस कराना होगा, ये इसमें तो कोई मसला नहीं आ रहा। तो इस वजह से हम जब हमने लिख लिया ये एज इट इज़ ही हमने लिख दी, राइट डाउन कर दिया। और आर्टिफिशियल वेरिएबल जब हमने इंट्रोड्यूस कराया इसमें तो वो हो जाएगा 2x1 माइनस x2 प्लस 3x2 प्लस r1 इज इक्वल टू 8। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास ऐसे ही सेम टू सेम चलता हुआ आ रहा है। तो हमारे पास ये सारी वेरिएबल्स x1 x2 x3 s1 r1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। और अब हमने क्या करना है कि कुछ सीधे करना नॉन बेसिक वेरिएबल वही x1 x2 x3 अगर को हमने अब 0 पुट किया तो हमारे पास s1 आ गया 10 और r1 आ गया 8, यानी कि जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स आ रहे हैं वो हमारे पास बेसिक होंगे, यानी कि s1 r1 हमारे पास बेसिक वेरिएबल डील होंगे और x1 x2 x3 जो है हमारे पास नॉन बेसिक के तौर पे डील होंगे। तो अब हमने कहा था कि भैया यहाँ तक तो ठीक है, अब आपने करना कि आपने एम मेथड लगाना है। एम मेथड के जरिए सॉल्व करना। तो एम मेथड में सबसे पहले क्या होता था कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज होता था। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का तो हमने माइनस एम इंट्रोड्यूस कराना होता था और ये हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, जितने भी आप आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा के आए हैं। तो अगर मैक्सिमाइजेशन का माइनस एम से मल्टीप्लाई कर देंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को सारे और ऐड कर देंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के अंदर। और अगर मिनिमाइजेशन का तो प्लस एम के साथ हम सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। तो वही है कि हमारे पास जो था मैक्सिमाइजेशन का केस था ना, तो मैक्सिमाइजेशन में हमने कहा माइनस एम से मल्टीप्लाई करना था, हमारे पास एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ था r1। तो हमने r1 के साथ माइनस एम को मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम r1 आ गया, उसको हमने ऐड कर दिया जो हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें। तो हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 12x2 प्लस 4x3 माइनस एम r1। ओके, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा z माइनस 5x1 माइनस 12x2 माइनस 4x3 प्लस एम r1 इज इक्वल टू 0। ओके, और ये एज इट इज़ ही हमारे पास नोट डाउन कर लिया हमने। ये जो स्लैग और स्लैग वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा के हमने जो मॉडल बनाया था वो एज इट इज़ आ गया। सिर्फ मेथड के अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं जिन्होंने मेरे प्लेलिस्ट में ये वीडियो लेक्चर देखा हुआ है तो उनको ये सारा पता होगा। तो अब हमने क्या करना है, वही हमने बेसिक टेबल बना लेना है। पहला कॉलम मतलब बेसिक का, देन सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे x1 x2 x3 s1 r1, देन सोल्यूशन का होता है, देन रेशियो का कॉलम बनता है। और हमारे पास z की पहली रो होती है z की, देन हमारे पास s1 r1, यानी कि बेसिक वेरिएबल क्या था, मैंने कहा था कि s1 r1 हमारे पास बेसिक वेरिएबल डील होंगे, तो वही आ गया s1 r1 हमने लिख दिया। तो ठीक है। और मैंने माइनस एम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। जो मैंने लेक्चर पहले कराया था उसके अंदर मैंने एम की जगह 100 इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको माइनस एम लेके ही डील करें या आप इधर ही 100 वैल्यू पुट कर लें, तो आप उस तरीके से कर लें, कोई मसला नहीं है। तो मैं इस तरीके से करा रहा हूँ तो ये भी वैलिड है। आप यहाँ पे एम की जगह पे 100 वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस एम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और
सबसे पहले तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि जो शुरू में इन लेक्चर्स में S1 R1 यानी कि बेसिक वेरिएबल जो होंगे उनके जो ज़ी के कोएफ़िशिएंट होने चाहिए वो ज़ीरोज़ होने चाहिए। ठीक है? S1 तो 0 है, लेकिन R1 यहाँ पे -m है, यहाँ पे हमें 0 बनाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इनके जो नीचे कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कॉलम्स होंगे उनके अंदर आइडेंटिटी बन रही होगी, यानी कि देखिए जाए 1 0 0 1 इन दोनों को मिलाए तो ये आइडेंटिटी बन रही है। ओके, ठीक हो गया। आपने अब ये नोट डाउन भी करना है कि भैया इनिशियल टेबल में हमारे पास बेसिक वेरिएबल कौन से थे, S1 R1। ठीक है, ये बाद में जाके आपको ये यूज़ होने हैं, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होनी है, तो ये आपने रफ पे लिख लेनी है अगर किसी ने नहीं लिखा हो। क्योंकि बाज़ औक़ात तो होता है कि आपको खैर उस टाइम तो आपको बताया होगा कि वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो आपने वही सेम यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा। इस रो को हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसके ज़रिए 0 बनेगा। हमने इस रो का m से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दिया तो तब हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आइट्रेशन आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यूज़ आ गई। देन उसके बाद वही हमने पिवट कॉलम किस तरीके से सिलेक्ट करना होता है, यानी कि मैक्सिमाइज़ेशन का केस है, तो पिवट कॉलम हम सबसे मिनिमम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते थे। तो अगर हम m को इग्नोर कर देना, m वाली टर्म्स को इग्नोर कर दें, तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पे -12 है, तो सबसे मिनिमम ये है, तो ये एज़ अ पिवट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे m की जगह पे 100 पुट किया होगा, तो सबसे मिनिमम वैल्यू ही ये आएगी। मैं इसलिए कह रहा था आपकी मर्ज़ी, आप 100 पुट कर लें, ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं पुट करके करा रहा हूँ, इससे ये है कि कंप्यूटेशन थोड़ी-सी आसान हो जाएगी। बाज़ औक़ात होता है कि लोगों को इस तरीके से मुश्किल लग रहा होता है कि वज़न m के साथ कंप्यूटेशन ज़्यादा होगी, तो वो m की जगह पे 100 पुट कर सकते हैं। कोई मसला नहीं। तो ये पिवट कॉलम सेलेक्ट हो गया। जब पिवट कॉलम सेलेक्ट हो गया तो हम रेशियो लेते थे, यानी कि सॉल्यूशन डिवाइड बाय पिवट कॉलम की वैल्यूज़, तो हमारे पास रेशियो आती है, यानी कि 10 डिवाइड बाय 2 5 आ गया। 8 डिवाइड बाय -1 मैंने आपको कहा था कि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव आ रहा हो तो हमने उसके रेशियो को कंप्यूट नहीं करता, उसको इग्नोर कर देना, डिस्कार्ड कर देना। तो हमारे पास एक ही रेशियो आया। रेशियो में हम किस तरीके से लेते थे, बजाय मिनिमम लेते हैं। अगर आप फर्स्ट करें यहाँ पे भी रेशियो आ जाती तो हमने मिनिमम लेना होता था, कौन सी वैल्यू है। तो हमारे पास अब इस टाइम एक ही है, तो 5 है, तो हमने ये एज अ पिवट रो सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ये S1 लीव करेगा, नेक्स्ट इटरेशन में X2 आ जाएगा इसकी जगह पे। तो ये मैं आइट्रेशन वगैरह करके नहीं दिखा रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जिन लोगों ने ये वीडियो लेक्चर मेरा देखा हुआ है बिग एम मेथड का, तो उनको पता है कि किस तरीके से आइट्रेशन वगैरह करनी है। और जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाके करनी, वो वाला लेक्चर देख लें पहले, तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैं अब आपके सामने फाइनल आइट्रेशन लेके आया हूँ कि फाइनल ऑप्टिमल जो है फाइनल आइट्रेशन में हमारे पास टेबल होगा ना, फाइनल ऑप्टिमल टेबल ऑफ प्राइमल जो होगा उसकी वैल्यूज़ मैं आपके सामने लिखती हैं। तो हमारे पास फाइनल में x2 x1 जो है हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स होंगे, और ये हमारे पास वैल्यूज़ आई होंगी जी की, और ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली जो वैल्यूज़ है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे जाके जब आप रुक गए हो, अब आपके पास दो तरीके हैं। अब आप मेथड 1 अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द ऑप्टिमल डुअल वैल्यूज, या मेथड 2 फाइंड लगा सकते हैं। तो मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको जो इजी लगे, या आप उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या अगर पेपर में उसने कहा होगा कि मेथड 1 यूज़ करें या फिर मेथड 2 यूज़ करें, तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसने कि आप यही मेथड यूज़ कर सकते हैं। वरना आपकी मर्जी, जो मर्जी आप यूज़ करें, यहाँ तक तो सेम रहेगा। उसके बाद मैंने आपको एक बात कही थी कि आपने ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि आपके इनिशियल वेरिएबल्स, स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल्स कौन से थे, जो कि S1 और R1 थे। तो वही है यहाँ पे S1 और R1, ये मैं आपको बताता हूँ किस लिए। मेथड 1 में सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया, उसने मैंने आपको कहा था कि इनिशियल स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल कौन से आपने लिए हैं प्राइमल में, वो ये जो पहली आइटेशन में S1 और R1 आपके बेसिक वेरिएबल्स थे। तो वो आपने नोट डाउन कर लिया S1 R1। फिर आपने क्या करना है कि एक रो बनानी जी इक्वेशन कोफिशिएंट, यानी कि फाइनल आइट्रेशन में जी के रो में इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है। S1 का 29/5, तो 29/5 लिख दिया हमने। R1 का -2/5 प्लस m, तो -2/5 प्लस m हमने लिख लिया। ओके, और देन हमने क्या करना कि ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट्स हमने लिखने हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म के बगैर वाला हमने देखना है, तो वो था हमारे पास, यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कराया था एम। हाँ जी, ये रहा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको हमने देखना है। तो हमारे पास x4 यहाँ पे नहीं है, तो x4 का यानी कि ज़ाहिर बात है कोफिशिएंट 0 होगा। R1 का कोफिशिएंट है -m, तो हमने वो नोट डाउन कर दिया। x4 सॉरी x4 कह रहा हूँ, S1
S1 हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। तो S1 का कोफिशिएंट हमारे पास आ गया 0 और R1 का -m आ गया। ओके, डुअल वेरिएबल्स इसके करस्पॉन्डिंग कौन से थे हमने वो देख लेने। तो डुअल वेरिएबल्स किस तरीके से पता लगेगा कि भैया इन इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग कौन से थे, हमने देखा था कि पहली इक्वेशन जो थी प्राइमल की उसको हमने y1 कहा था और दूसरी इक्वेशन जो थी प्राइमल की वो था y2। अब s1 हमने देखना कि कौन सी इक्वेशन में आया था, y1 इक्वेशन 1 में इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास s1 इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि ये y1 के एसोसिएटेड है। इसके साथ जो रिलेटेड डुअल वेरिएबल है वो y1 है। और हमारे पास इक्वेशन 2 में ये थी इक्वेशन 2, इसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ था r1, यानी कि y2 के साथ ही एसोसिएटेड है। यानी कि s1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास डुअल वेरिएबल है वो y1 आ गया और r1 के साथ जो डुअल वेरिएबल है वो y2 आ गया, हमने लिख दिया। अब इनकी ऑप्टिमल डुअल वैल्यूज किस तरीके से आई है, वो होगा कि भाईजान ये जो इक्वेशन जी इक्वेशन कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज है इनका प्लस कर देना ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट के साथ। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ ये तो 29/5 प्लस 0 किया तो 29/5 आ गया। इस तरीके से -2/5 प्लस m किया ऐड इसके साथ -m के साथ, तो m दोनों कैंसिल हो गए तो -2/5 आ गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y1 की वैल्यू आ गई 29/5 और y2 की वैल्यू आ गई -2/5। इसी वजह से मैंने यहाँ शुरू में m की वैल्यू पुट नहीं की थी। आपकी मर्जी, आप पुट कर सकते हैं 100 पुट करके उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे -100 आ जाएगा, यहाँ पे वो 100 के साथ ऐड होके आपके पास वैल्यू आएगी। तो आप उसमें सिंपल माइनस जब ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी। तो वो मैंने m इसलिए रखा कि एंड पे जाके मुझे पता कि यहाँ पे जाके कैंसिल होना है, तो वो मैं कंप्यूटेशन ज़्यादा क्यों करूँ, इस वजह से मैंने m ही रखा वरना आपकी मर्जी, आप 100 इंट्रोड्यूस करा के इसकी वैल्यू m = 100 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इवन कि आप यहाँ पे जाके भी 100 पुट करेंगे, यहाँ पे 100 पुट किया, यहाँ पे 100 पुट किया, दोनों कैंसिल हो गए तो आपके -2/5 आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था आपकी मर्जी है लेकिन सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप m लेके करें या m की जगह पे 100 इंट्रोड्यूस करा दें तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है, ये तो था मेथड 1 के जरिए आपने y1 y2 की वैल्यूज निकाल दी। ओके, अगर आप मेथड 2 अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास ऑप्टिमल इन्वर्स होना चाहिए, या तो वो आपको गिवन दे देगा, नहीं तो आपको मैंने इसलिए आपको कहा था कि आपने यही देखना कि भजन इनिशियल आपके पास बेसिक वेरिएबल्स कौन से थे, S1 और R1 आपके पास इनिशियल बेसिक वेरिएबल थे। आप जी वाली रो को छोड़ दें, उसके बाद जो यहाँ पे इनके नीचे जो मैट्रिक्स बनेगा ना, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लाइंस भी लगाई हैं। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ना, ये आपका ऑप्टिमल इन्वर्स कहलाता है। तो यही हमने नोट डाउन कर लेना यहाँ पे, ऑप्टिमल इन्वर्स 2/5 -1/5 1/5 2/5 देखेंगे तो सेम वही वैल्यूज मैंने सिर्फ नोट डाउन किया नीचे तो ये ऑप्टिमल इन्वर्स है आपका। उसके बाद आपने देखना होता है कि भैया ये इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं बेसिक फाइनल आइट्रेशन में जो कि x2 x1, इनका सीक्वेंस यही याद रखना, यानी कि x2 पहले आ रहा है x1 बाद में आ रहा है। तो वही हमने किया कि ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट x2 x1 हमने ले लेना है मतलब ये कि हमने फाइनल आइट्रेशन से ऑप्टिमल इनवर्स निकाले, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने देख लिया कि कौन से बेसिक वेरिएबल हैं फाइनल आइट्रेशन में x2 x1। अब इनके हमने कोएफिशिएंट्स उठाने जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में थे। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये देखें कि x2 x1 यानी कि 12 है, x2 के करस्पॉन्डिंग x 12 है और x1 के करस्पॉन्डिंग 5 है। तो 12 5 है और मैंने सीक्वेंस कहा था कि आपने ध्यान रखना है x2 पहले आ रहा है x1 बाद में आ रहा है। तो वही इसलिए हमने x2 पहले लिखा क्योंकि x2 इसमें पहले आ रहा था और इसमें यहाँ पे x2 पहले आ रहा था, देन x1 आ रहा था, x1 की रो आ रही थी, इसलिए x1 बाद में x2 के करस्पॉन्डिंग आ रहा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट था 12 और x1 के करस्पॉन्डिंग 1 था 12 और 5 आ गया हमारे पास और ये ऑप्टिमल इनवर्स आ गया। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो यही चीज़ मैंने लिखा है कि 12,5 मल्टीप्लाई कर देने से इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया ताकि ईजी रहे। 12 5 और ये ऑप्टिमल इनवर्स जो था, तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों मैट्रिक्स को, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 29/5 -2/5, यानी कि y1 की वैल्यू 29/5 है और y2 की वैल्यू आ गई -2/5 तो आप ये देखेंगे मेथड 1 अप्लाई करें मेथड 2 अप्लाई करें, दोनों से वैल्यू सेम आनी है, y1 y2 की सेम ही वैल्यू रहेगी। अब आपको इन दोनों में से जो भी इजी लगता है आप अप्लाई कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है
तो उम्मीद है कि भाईजान आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। मैंने सारे केसेस आपको इससे पिछले लेक्चर में इसलिए बता दिए थे कि सिर्फ डुअल का मसला आना है, कि बाज़ औक़ात होता है कि डुअल बनाने में मसला आता है, और मैंने हर पॉइंट को डिस्कस कर दिया उसमें कि किस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वेरिएबल्स किस तरीके से होंगे, डिज़ायरेबल होंगे, अनडिज़ायरेबल होंगे, या इक्वेशंस के अंदर लेस देन इक्वेशन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, या जो भी अनरिस्ट्रिक्टेड है, वो सारे मैंने उसमें डिस्कस कर दिए हैं आपको। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको मसला नहीं होगा डुअल में कन्वर्ट करने में। बाकी वर्किंग सेम है, आपने वही है कि आपने डुअल में कन्वर्ट कर देना है, उसको छोड़ देना है। डुअल में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद आपने इसी ओरिजिनल प्राइमल क्वेश्चन को आपने लेना है, इसके अंदर वही आपने स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना है। देन आपने बिग एम मेथड यूज़ करना है। बिग एम मेथड यूज़ करने के बाद आपने फाइनल आइट्रेशन जब आपके पास हो गया, बिग एम मेथड खत्म हो गया, देन आपने आपने चूज़ करना है कि आप मेथड 1 लगाना चाहते हैं या मेथड 2 लगाना चाहते हैं। मेथड 1 लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वैल्यूज़ निकाल के, ये आपने याद रखनी है यहाँ से बस, या ये आपने चीज़ें याद रखी होंगी, आपको याद होंगी, तो आप यहाँ से सिंपल उनके वेरिएबल्स उठा के और वैल्यूज़ वगैरह ले लेंगे और आपके पास वैल्यूज़ आ गई। और मेथड 2 मैंने आपको बता दिया कि ये ऑप्टिमल इन्वर्स होता है, जो आपके इनिशियल स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल होते हैं प्राइमल के। S1 R1 थे तो उनके जो जी की रो छोड़ दें तो जो होगा उनके नीचे हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, वो ऑप्टिमल इन्वर्स होगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें x2 और जो भी वेरिएबल है बेसिक वेरिएबल उनके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट ले लेने हैं इन सेम सीक्वेंस। अगर x2 पहले आ रहा है तो x2 पहले लिखेंगे x1 और देन हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और देन हमारे पास y1 y2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये मैंने एक किस्म का समराइज़ भी कर दिया कि क्या थी वर्किंग। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसके अंदर हम डुअल सिंप्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और जनरलाइजेशन ऑफ डुअल सिंप्लेक्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।